गाइस वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल ब्रांचिंग का लास्ट टू टॉपिक्स, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। उसके दो पार्ट हम कर चुके हैं कंडीशनल ब्रांचिंग के। फर्स्ट वन इज़ इफ स्टेटमेंट, सेकंड वन इज़ इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट हम करेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट एंड लास्ट वन विल बी द स्विच स्टेटमेंट। ओके, सो एल्स इफ स्टेटमेंट करते हैं। एल्स स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती हैं? जब हमें कंडीशन, अभी इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ी है, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें एक ही कंडीशन दी होती थी हमें। वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ओके, अभी क्या पढ़ेंगे हम? जब कंडीशन जो है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो मोर देन वन हो। अगर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है तो आप एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, एल्गोरिथम देखते हैं, सिंटेक्स देखते हैं, इसका रूल क्या होगा, कैसे आप लिखते हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो आप कैसे यूज़ करेंगे? सो इफ़ कंडीशन, मतलब जैसे भी इफ़ कंडीशन लगाते हो आपको पता ही है। जब इफ़ स्टेटमेंट सीखी, इफ़ और आगे पैरेंथेसिस में, मतलब ब्रैकेट्स में, सिंपल ब्रैकेट में आप अपनी कंडीशन लिखते थे। वो टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते थे उधर। हम कुछ भी लिख दो, हमने कंडीशन बोल दिया, यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो कंडीशन वन, देन अगर ये कंडीशन जो यहाँ टेस्ट एक्सप्रेशन होता था कि ये सही है तो ये रीड होगा। हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो वो एल्स इफ पार्ट पे जाएगा। हो सकता है ये कंडीशन सही हो, ये भी सही नहीं है तो वो अगले एल्स इफ पार्ट पे जाएगा। हो सकता है वो थर्ड वाली कंडीशन सही हो। तो कितनी भी हो सकती कंडीशन, मैंने एग्जाम्पल के लिए n कंडीशंस बोल दिया आपको, 1 2 3 4 5, जितना भी आप लेना चाहें, जितनी कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, आप उतनी ही कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अभी मान लो एल्स इफ में अगर आप देखेंगे तो कंडीशन n, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इससे अगले वाला पैरेंथेसिस जो करली ब्रेसेस हैं उसे रीड करेगा वो। ठीक है, और हो सकता है इनमें से एक भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो क्या होगा? उसके बाद कोई एल्स इफ या एल्स इफ नहीं है, लास्ट में होता है एल्स, कि अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो एल्स, कि फिर वो स्टेटमेंट एक्स पे आएगा और उसके बाद वो फिर इन एल्स इफ कंडीशन से बिल्कुल एग्जिट कर जाएगा। लास्ट वन इज स्टेटमेंट जेड। ओके, अभी जैसे आप लोग देख सकते हो, एक मिनट, या कि इफ़ कंडीशन वाले में इफ़ या एल्स इफ वाले में इफ़ या एल्स इफ भी हो सकता है। हो सकता है कंडीशन 1 ट्रू हो, कंडीशन 2 ट्रू हो सकता है कंडीशन 3 ट्रू हो, या फिर अप टू सो ऑन कंडीशन n ट्रू हो, या फिर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। ठीक है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट फर्स्ट को रीड करेगा, सेकंड है तो सेकंड को, थर्ड है तो थर्ड को। nth कंडीशन अगर ट्रू है तो वो स्टेटमेंट जो nth ब्लॉक में या nth करली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं उन्हें रीड करेगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा और स्टेटमेंट कौन सी रीड करेगा? एक्स वाली। ठीक है, स्टेटमेंट एक्स वाली। और उसके बाद वो चाहे इनसे पास ऑन हो, किसी भी स्टेटमेंट से हो, कि कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, कोई भी स्टेटमेंट ब्लॉक वो रीड कर रहा है इनमें से, उसके बाद स्टेटमेंट जेड तक तो सभी जाएंगी। स्टेटमेंट जेड तक, कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, इफ़ वाली, एल्स इफ वाली, एल्स इफ वाली या एल्स वाली कोई भी हो, उसके बाद स्टेटमेंट जेड को सब की सब कंडीशन के बाद रीड होगी ये वाली स्टेटमेंट। ओके, सिंटेक्स समझ आ गया है कैसे कैसे रीड होगा। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसे कि एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे रीड करते हैं या कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं इसकी। लुक, एग्जाम्पल है, सबसे पहले हेडर फाइल लिखोगे, उस stdio.h की हमें कुछ ना कुछ इनपुट भी कराएंगे, आउटपुट भी चाहिए, उसके लिए होती है stdio.h, हम हमेशा प्रोग्राम में लिखते हैं ना। फिर मेन फंक्शन, प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ज़रूरी है और एक ही होना ज़रूरी है। ओके, मेन फंक्शन शुरू किया, करली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके बाद एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है। वेरिएबल का नाम है रोल। मैंने कहा था जब स्टार्टिंग की थी, बेसिक पढ़ाया था कि आप इंटीजर का, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मैच करते हुए रखोगे कि जो आपके लिए, मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि सम फंक्शन, सम अगर आपका कोई भी वेरिएबल है, अगर उसको आप सम की बजाय नंबर वर्ड नाम दे दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, वो नंबर को भी रीड कर लेगा। बट अगर आप रोल लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, पढ़ने में ईजी हो जाता है कि कुछ ना कुछ रोल करने के लिए रोल नंबर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन। ओके, फिर ये जो रोल नंबर है इसमें वैल्यू देखते हैं कितनी चाहिए।
स्कैनएफ मैंने बोला था इनपुट के लिए यूज़ होता है ये फंक्शन, प्रिंटएफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है। स्कैनएफ %d आपको लिखने का मेथड होता है, स्कैनएफ फंक्शन कैसे लिखते हैं, प्रिंटएफ %roll कि ये रोल की वैल्यू इनपुट करानी है, फिर आपसे जो सिस्टम है वो पूछेगा कि आप रोल की वैल्यू क्या देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम एल्सिफ फंक्शन को, एल्सिफ स्टेटमेंट को ये चेक कर रहे हैं कि कैसे ये यूज़ होती है। हमने सिंटेक्स पढ़ लिया है कैसे कैसे वर्क करती है, तो हम अभी उसको प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। इफ़ अगर उस रोल की वैल्यू तुमने 1 डाल दी, अगर $= लिखा हो उसका मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर है। रोल की वैल्यू अगर 1 है तो प्रिंटएफ क्या प्रिंट होके आएगा जब भी तुम प्रोग्राम को रन करोगे सिस्टम पे, रोल नंबर 1 इज़ रोहित, कि हमने ये कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा है कि अगर हमने 1 प्रेस कर दिया, रोल की वैल्यू 1 रखी, तो वो इस वाले इफ़ स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को ट्रू मान लेगा कि रोल की वैल्यू 1 है, तो वो हमें आउटपुट शो करेगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाएगा रोल नंबर 1 इज़ रोहित। ओके, नेक्स्ट वन एल्सिफ की हो सकता है ये वाला ट्रू ना हो या फिर ये वाला हो जाए, रोल नंबर इज़ इक्वल्स टू 2, मतलब रोल नंबर कंपैरिजन ऑपरेटर 2, कि अगर इस रोल की वैल्यू 2 है तो वो हमें आउटपुट शो करेगा रोल नंबर 2 इज़ मोहित, ठीक है। ऐसे ही अगर तुमने 3 पुट की या 3 इनपुट कर दिया है रोल की वैल्यू, तो वो लिखा दिखाएगा रोल नंबर 3 इज़ रोनित। 4 किया तो रोल नंबर 4 इज़ सोहन, एंड 5 अगर आपने इनपुट किया है तो रोल नंबर 5 इज़ मोहन। तो मैंने सोच लिया कि भाई क्लास में या कहीं भी सेंटर पे या ट्यूशन पे, इंस्टीट्यूट पे, व्हाटएवर इट इज़, कि 5 स्टूडेंट्स हैं और उनको रोल नंबर असाइंड है, तो ये 5 स्टूडेंट्स हैं। तो हो सकता है कोई बच्चा गलती से कोई और नंबर इनपुट कर दे कि 5 की बजाय 6 डाल दे, 7 डाल दे, 0 डाल दे, माइनस में डाल दे कोई नंबर। तो हमें एक और लास्ट में बताया था एल्स, कि इनमें से कोई भी मैच ना हो, तो एल्स कि 1 2 3 4 एंड 5 इनके अलावा कोई भी वैल्यूज़ हो तो वो एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, और एल्स वाले पार्ट पे लिखा है रोल नंबर इज़ नॉट वैलिड, कि वो रोल नंबर वैलिड है ही नहीं उस सेक्शन के लिए, क्लास के लिए, व्हाटएवर इट इज़। ओके, तो ये है आपका एल्स इफ स्टेटमेंट, कैसे वर्क करता है, प्रोग्राम कैसे लिखते हो, और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस बंद करना मत भूलना। वॉइड मेन जो हमने मेन फंक्शन किया था उसको ओपन किया था, तो ये सारा मेन फंक्शन में ही काम होता है, सारा का सारा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्स इफ। लास्ट स्टेटमेंट इज स्विच स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद आपका कंडीशनल ब्रांचिंग ख़त्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में होगा आपकी लूपिंग, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। 100% एग्जाम में आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। स्टेटमेंट में से ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये वाली ही आती है, ये वाली लूपिंग तो आती ही आती है। स्टेटमेंट एक देखने को मिलती है, इफ़ एल्स या स्विच। ओके, तो ये चेंज होती रहती है, मे बी कोई भी आ सकती है, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, कंटिन्यू, कुछ भी आ सकती है। लूपिंग में आपको ये है कि 3 ही तो लूप हैं, उनमें से 2 भी आ जाते हैं कई बार तो। ओके, चलो स्विच स्टेटमेंट देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट किस लिए यूज़ होती हैं? डायरेक्टली एक से दूसरे पे जंप करने के लिए, या फिर एक तरह से मतलब जंपिंग स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते इन्हें, लेकिन डायरेक्टली उसी केस तक पहुंचने के लिए। अभी हम सारी कंडीशन चेक कर रहे थे, इफ़, फिर उससे अगली एल्सिफ, उससे अगली एल्सिफ, उससे अगली, ऐसे कर रहे थे। इसमें डायरेक्टली आपको जब एक से किसी भी पर्टिकुलर केस पे आपको जाना है तो ओके। सिंटेक्स देखते हैं क्या रूल फॉलो करता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच कंडीशन या फिर टेस्ट एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट में लिखा है पैरेंथेसिस में, फिर स्विच स्टेटमेंट ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन होते हैं स्विच के लिए, क्योंकि स्विच इफ़ के लिए क्यों नहीं कर रहे थे हम, इफ़ एल्सिफ के लिए ज़रूरी है कब, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो। अगर आपकी इफ़ या एल्सिफ के आगे एक एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली रीड करता है। अगर आपकी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने कंपलसरी है, ज़रूरी है। ओके, सो देखो, केस वैल्यू 1, उसके बाद कॉलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये सिंटेक्स है कि केस वैल्यू 1 कॉलन, उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक आएगा फर्स्ट के लिए, कि अगर आपका ये है 1 वैल्यू डाल रहे हो तुम टेस्ट एक्सप्रेशन में, और वो 1 वैल्यू है तो वो 1 वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी। ओके, 1 वैल्यू है तो इस सारे के सारे स्टेटमेंट ब्लॉक को वो क्या करेगा, रीड, और उसके बाद डायरेक्टली वो ब्रेक कर देगा।
ब्रेक करने के बाद अगर ये ट्रू हो जाता है कि इस वैल्यू 1 रीड कर लिया उसने, तो वो ब्रेक करेगा और डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट से बाहर। ओके, और अगर वो ये वैल्यू को नहीं लेता है कि इस वैल्यू 1 नहीं डाली, हमने मान लो 3 डाली, तो वो क्या करेगा कि वो सीधा इनको छोड़ के इनको चेक करेगा और यहाँ तक आएगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ आ गया। केस वैल्यू क्या है 3 से मान लो मैच हो गया वो। अगर वो मैच हो गया कि हमने वैल्यू यहाँ इनपुट 3 की है, तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक जो थर्ड में स्टेटमेंट्स है ना, उनको रीड करेगा और फिर स्विच स्टेटमेंट को मतलब ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट का जो करली ब्रेसेस है उनसे बाहर आ जाएगा और स्विच के बाहर जितना है उनको रीड करेगा। ठीक है, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका मैंने बता दिया है, लिखने का मेथड भी है। ब्रेक लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, सेमीकोलन लगाते हैं आगे। ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द कंट्रोल आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट, कि वो ब्रेक करके और डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकाल देती है। और फिर लास्ट में जहाँ से भी ब्रेक होता है उसके बाद वो लास्ट वाला जहाँ स्विच स्टेटमेंट खत्म होता है उसके बाद कोई स्टेटमेंट है तो उन्हें रीड करेगी, सिर्फ उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकालती है। ठीक है, जो केस वैल्यू हैं वो इफ़ एल्स इफ की तरह ही हैं कि अगर मैच होती हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो एक लास्ट वाला कॉलन होता है डिफ़ॉल्ट का, उसमें क्या है एक ब्लॉक, उसमें जो भी लिखा हुआ अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो वो डिफ़ॉल्ट वाले को रीड कर लेगा। ओके, देखो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट में भी जा सकता है कि हो सकता है इनमें से कोई वैल्यू ही ना हो। और इनके बाद वो क्या करेगा, वो सारी वैल्यूज़ चाहे वो केस 1 को करे, सेकंड को करे, थर्ड को करे, n को करे, उसके बाद वो स्टेटमेंट x में तो आएगा ही आएगा। ओके, उसको तो रीड करेगा ही क्योंकि ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर है। ओके, अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, सेम एल्स इफ वाला ही करेंगे, सिर्फ लिखने का मेथड बदल रहा है तो आपको कंपैरिजन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल सेम रखा है, वही एग्जाम्पल हम यहाँ करेंगे। देखो उसमें मैंने 5 के लिए दिया था, 5 स्टूडेंट है, यहाँ 4 के लिए कर रखा है, आप 5 के लिए कर सकते हो जैसे 4 के लिए किया। हैश इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन फंक्शन शुरू किया, इंट रोल नाम का एक वेरिएबल है जो किस टाइप का डाटा टाइप है उसका, इंटीजर। फंक्शन स्कैनफ फंक्शन किया, उसमें क्या किया आपने रोल की वैल्यू इनपुट कराई। स्विच रोल, अब वो जो वैल्यू है वो देखनी है वही कौन सी वैल्यू है। अब वो रोल क्या वैल्यू लेगा, 1 है 2 है 3 है 4 है या 5 है 6 है। हमने स्विच स्टेटमेंट शुरू की कि अगर उसने 1 लिया, वो 1 वैल्यू, तो क्या 1 है केस 1 में, केस में 1 की केस वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 1 अगर है तो वो प्रिंट करेगा रोल नंबर 1 इज़ रोहित, और फिर यहाँ से ब्रेक लेगा और सीधा स्विच स्टेटमेंट से यहाँ बाहर, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो वो डायरेक्टली मेन फंक्शन से भी बाहर आ जाएगा क्योंकि सिर्फ मेन फंक्शन के बंद हो रहे हैं। ये है करली ब्रेसेस स्विच स्टेटमेंट का जो क्लोज हुए हैं, और ये है मेन फंक्शन का क्योंकि 2 बार ओपन हुए थे ब्रैकेट। जितने ब्रैकेट्स ओपन करोगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट्स क्लोज करना मत भूलना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। ओके, तो अगर वो 2 वैल्यू देता है तो वो ये प्रिंट कर देगा और फिर ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ब्रेक का मतलब तो यही है कि स्विच स्टेटमेंट से बिल्कुल बाहर, आगे वाले पे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी वैल्यू 3 है तो वो ये रोल नंबर 3 इज़ रोनित, रोल नंबर 4 इज़ सोहन, अगर 4 है तो। और अगर इनमें से 4 के अलावा उसने कुछ इनपुट कर दिया फिर क्या करेंगे, फिर वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा जो डिफ़ॉल्ट केस होता है। और डिफ़ॉल्ट केस में क्या है, वो प्रिंट एफ कर देगा रॉन्ग इनपुट। हमने उसमें लिख दिया था रोल नंबर इज़ नॉट वैलिड, कुछ भी लिख सकते हो, ये जो डबल कोट्स में वैल्यू लिखी हुई आती है वो इसका मतलब एज इट इज़ आपको प्रिंट होके आएंगे। तो अगर आपने 1 2 3 और 4 इनके अलावा कोई नंबर इनपुट कर दिया है तो वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा आउटपुट में रॉन्ग इनपुट। ठीक है, और फिर ब्रेक ले लेगा स्विच स्टेटमेंट से बाहर। स्विच स्टेटमेंट से बाहर मतलब यहाँ पहुँच गया, उससे अगले स्टेटमेंट को रीड करेगा, उससे अगले स्टेटमेंट कोई है ही नहीं, हमने वॉइड मेन बस इतना ही काम करना था तो हमने मेन फंक्शन भी बंद कर दिया। ठीक है, रोल नंबर के अलावा कुछ और काम करना हो तो फिर वो यहाँ लिखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया, वो सारा यहाँ लिखो और फिर मेन फंक्शन को बंद कर दो। ओके, सो अभी कंडीशनल ब्रांचिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट टाइम हम लूपिंग करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे।
सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.